कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जानी चाहिए। सरसों की खेती बहुत आमदनी वाली खेती है और हमारे किसान भाई इसको आधुनिक विधि और वैज्ञानिक तरीके को अपना करके बहुत अच्छे से इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो साथियों, सरसों की खेती हम उन्नत तरीके से किस प्रकार से करें जिससे हमें अत्यधिक लाभ हो, आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है। ये सिंचित क्षेत्रों और संरक्षित नमी के बारानी क्षेत्रों में ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरसों एक आर्थिक महत्व की फसल बन रही है। सरसों की फसल कम लागत और कम सिंचाई सुविधा में भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। इसे अकेले या अन्य फसलों के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जा सकता है। सरसों की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अगर भूमि हल्की दोमट मिट्टी वाली हो तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने सरसों के लिए हमारे राज्य को भी उपयुक्त माना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सरसों की उन्नत खेती पर बहुत काम किया गया है। सरसों की बुआई हमेशा कतारों में की जाती है। किसान भाइयों को ये जानकारी होना चाहिए कि बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। सरसों की बुआई देसी हल के पीछे उथले लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरे कुंडों, जो लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हों, करनी चाहिए। बुआई के बाद बीज ढकने के लिए हल्का पाटा चलाना चाहिए। कतार निर्माण कार्य भी खेत की तैयारी के समय ही किया जा सकता है। खेत की तैयारी के तहत खेतों की अच्छी तरह से जुताई किया जाना चाहिए और पाटा चलाकर बड़े बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाना चाहिए। बुआई के लिए बीजों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 750 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। सरसों के बीजों को 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की गहराई तक ही बोएं। सिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखें। इस तरह असिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। बुआई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही की जाए ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल सके। बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर घने पौधों को निकालकर उनकी आपसी दूरी 15 सेंटीमीटर तक कर देना अत्यंत आवश्यक है। खरपतवार नष्ट करने के लिए एक निराई गुड़ाई सिंचाई के पहले और दूसरी सिंचाई के बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई के पहले फ्लूक्लारोलिन 45 ईसी की 2.2 लीटर प्रति 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़ककर भली भांति हैरो चलाकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। देखिए, देश में अनेक तिलहनी फसलें लगाई जाती हैं, जिसमें सरसों एक प्रमुख तिलहनी फसल है। हम जहां छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यहां पर धान एवं सोयाबीन दोनों फसल की कटाई के बाद सरसों रबी मौसम में प्रमुखता से ली जाती है। धान कटाई के बाद एवं सोयाबीन कटाई के बाद दोनों के बाद हम सरसों की फसल ले सकते हैं। जब हम सरसों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम आता है भूमि का चयन एवं उसकी तैयारी। जहाँ पर हम असिंचित फसल के रूप में सरसों को लगा रहे हैं, वहाँ पर हमको कन्हार ज़मीन की आवश्यकता होगी,
लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। खरीफ फसल काटने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर तथा हैरो चलाकर खेत को अच्छी तरह भुरभुरी बना लें एवं पाटा चलाने के बाद ही किसान भाई सरसों की बुआई करेंगे। बुआई में ये विशेष बात का ध्यान रखें कि बुआई हमेशा कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि बुआई के पूर्व उसको फफूंदनाशक दवा से अवश्य उपचारित करके बोएं, जिससे कि इसमें होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तो किसान भाई जब भी बुआई करें सीड ड्रिल के द्वारा कतारों में बुआई करें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, वो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, सरसों की खेती की जब हम बात करते हैं तो इसकी खेती में जल प्रबंधन का भी बड़ा ही महत्व है। जितनी अच्छी ढंग से हम सिंचाई के प्रबंध करेंगे उतना ही अच्छा सरसों की खेती लहलहाएगी, हरी भरी रहेगी। और साथियों, अगर आप टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था करते हैं तो दोस्तों इसका अपना अलग ही फ़ायदा है। टपक विधि के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था करने से पौधों को बूंद बूंद करके पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, जिससे फसल का बढ़वार होने में सुविधा होती है और साथ ही साथ पानी का बहाव कम होने से पानी का बचत होता है। और हम ड्रिप लाइन के माध्यम से खाद और दवाई को भी दे सकते हैं, जिससे समय और लागत दोनों में कमी ही आती है और फिर खरपतवार होने का भी संभावनाएं बहुत ही कम होता है साथियों। तो इस प्रकार से टपक विधि के माध्यम से सिंचाई करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो साथियों, टपक विधि का उपयोग करके हम किस प्रकार से सरसों की खेती में सिंचाई प्रबंधन करेंगे, आइए देखते हैं। सरसों की फसल को पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन बाद फलियां आने के समय ज़रूरत पड़ने पर ही की जानी चाहिए। सरसों की खेती में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि भूमि में पानी का निकास सही तरीके से हो रहा हो। सरसों के लिए सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग भी किया जा सकता है। सरसों में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पानी कम है तो किसान भाइयों को चाहिए कि कम पानी से अच्छा उत्पादन ले सकें। सरसों में प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई देनी चाहिए, जिसमें की है कि जब हम इसमें सिंचाई जब करेंगे जबकि इसमें शाखाएं बनते रहें। दूसरा, फली आते समय एवं फली में दाना बनते समय। यदि हम इसको कूड़ माधा विधि से लगाएं तो हमको नालियों में इसमें पानी देना चाहिए। यदि किसान भाई के पास स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध है तो पहला पानी इसको स्प्रिंकलर के द्वारा दें, जिससे कि कम पानी में हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं एवं कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका उत्पादन ले सकते हैं। यदि हमारे पास स्प्रिंकलर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो किसान भाइयों को चाहिए कि पाइप के द्वारा इसमें पानी दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी का जमाव खेत में न होने पाए। दूसरा कि सरसों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, पानी ज़्यादा देने से इसमें गिरने का डर भी रहता है। किसान भाइयों को चाहिए कि अब इसमें हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं कि जो ड्रिप विधि है, ड्रिप विधि में भी इसमें अनुसंधान में अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि छिड़काव विधि तथा ड्रिप या दोनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पाइप को आगे बढ़ाकर पानी दें, जिससे कि कम पानी में हम ज़्यादा क्षेत्रफल में पानी दे सकें एवं पानी के नुकसान से बच सकें। दूसरा कि हम फसलों को भी कम पानी में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी बढ़वार लेने के लिए सही खाद को, उत्तम खाद को सही समय और सही मात्रा में देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सरसों की खेती में भी खाद प्रबंधन का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, उन्नत खेती से जब हम सरसों की उन्नत खेती करते हैं तो कौन कौन से खाद को कब कब, कितनी मात्रा में और किस प्रकार से देंगे, आइए देखते हैं। दीमक और भूमि में रहने वाले अन्य कीड़ों की रोकथाम बुआई से पहले अंतिम जुताई के साथ ही कर देना चाहिए। यदि देसी खाद यानी सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उत्तम परिणाम के लिए 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 20 दिन पहले खेत में इसे डाला जाना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद निदाई गुड़ाई करें और ज़रूरत से अधिक पौधों को निकालकर फेंक दें। प्याजी की रोकथाम के लिए फ्लुकोरोलिन 2 किलोग्राम 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाएं। खड़ी फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद टरगा सुपर की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से एक सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिंचित फसल के लिए 60 से 80 किलो नाइट्रोजन,
12 से 16 किलो प्रति हेक्टेयर और 30 से 40 किलो गंधक 8 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय सिंचित खेत में और असिंचित खेत में इन सभी उर्वरकों की आधी मात्रा बुआई के समय दें। जिंक की कमी पाए जाने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर 10 से 14 दिनों के अंतर पर 2 छिड़काव करें। साथ ही एजेटोबैक्टर के टीके का प्रयोग करें। सरसों की बुआई हम सिंचित तथा असिंचित दोनों अवस्था में करते हैं। असिंचित अवस्था में इसके लिए जो प्रमुख खाद की आवश्यकता होती है उसमें है 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो स्फूर एवं 20 किलो पोटास। इसमें पूरी खाद की मात्रा बुआई के समय ही हमको दे देनी चाहिए। सिंचित अवस्था में इसके लिए 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो स्फूर एवं 30 से 40 किलो पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाई स्फूर एवं पोटास की एवं नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा जो है 30 दिन में या जब हम पहली सिंचाई करें उस समय किसान भाइयों को देना चाहिए। क्योंकि ये तिलहनी फसल है, इसमें सल्फर की आवश्यकता होती है, तो किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें सल्फर एवं कैल्शियम दोनों की मात्रा होती है। यदि हम सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सल्फर की मात्रा इसमें हमको जरूर देनी चाहिए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, सरसों की खेती में कुछ रोग होने की संभावनाएं हैं, कुछ बीमारियां हो सकती है, जिसका समय रहते हमें इनकी जानकारी व रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सरसों की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है और इसका किस प्रकार से हम रोकथाम करेंगे, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सरसों की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं। काला धब्बा। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बढ़कर बड़े चकते का रूप ले लेते हैं। 40 से 50 दिन की फसल पर ये लक्षण दिखने लगे तो मैंकोजेब फफूंदनाशी का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। चूर्निल असिता, इसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। ये रोग पत्तियों, फलियों और तनों पर मटमैले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये फैलता जाता है। इसके बचाव के लिए डिनोकार 0.05% का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सफ़ेद रोली, रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां और तनों पर सफ़ेद रंग के फफोले से बन जाते हैं। अतिवृद्धि में तना पुष्पक्रम और पुष्प दंड सभी फूले दिखाई देते हैं। इस रोग से निवारण के लिए भी मैकोजेब या कैप्टान 2 किलो प्रति हेक्टेयर या जीनेव 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़कें। चेपा या एफिड सरसों पर बहुत छोटे रूप में दिखाई देता है। ये कीट हरे, पीले या भूरे रंग का होता है। ये पौधों के तने, पुष्पदंड, पुष्पक्रम और फलों से रस चूसता है। ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला कीट है और पूरी फसल बर्बाद भी कर देता है। इसका प्रकोप बढ़ जाए तो बीज की उपज में 62% की कमी या तेल की मात्रा भी कम हो जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए सरसों के बुआई के समय कीटग्रस्त टहनियों को शुरू में ही तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। औसतन 1/3 पौधों पर 40 से 50 चेपा प्रति पौधा दिखने पर ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल 25 EC या डायमिथोएट 30 EC की 625, 845 और 1000 मिलीलीटर मात्राओं को 800 लीटर पानी में मिलाकर 15 से 15 दिनों के अंतर पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से किसान सरसों के साथ मिलवा खेती भी कर रहे हैं, जैसे 1 लाइन सरसों और 4 लाइन चना या 1 लाइन सरसों और 7 लाइन चना।
सरसों का व्यापारिक महत्व ही इसे बनाता है पीला सोना। यदि हमको अच्छा उत्पादन लेना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें रोग एवं कीट कम आए। सर्वप्रथम किसान भाइयों को चाहिए कि सरसों की बुआई समय पर करें। समय पर करने से इसमें माहू का प्रकोप एवं अन्य कीटों का प्रकोप भी कम होता है। वहीं जब हम इसकी बुआई करें तो बीज को अवश्य फफूंदनाशक दवा से उपचारित कर लें, जिससे कि हम आसानी से बीमारी से बचे रह सकते हैं। सरसों की जो प्रमुख नुकसान होता है फसल को, वो माहू के द्वारा होता है। यदि हम समय से बुआई करें तो इसमें माहू का प्रकोप कम होता है। यदि माहू का प्रकोप तब भी होए तो उसमें हमको रासायनिक दवा नियंत्रण से इसका नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि मिथाइल ऑक्सीडेमेटोन का इसमें उपचार करें। 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके छिड़काव के समय पानी की मात्रा कम या ज़्यादा दोनों नहीं होनी चाहिए। 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा इसके छिड़काव के समय उपयोग करें। दूसरा कि इसका जब छिड़काव करें तो फ्लैट पेन नोज़ल के द्वारा इसको छिड़काव करें, जिससे कि दवा का छिड़काव पौधे के ऊपर बराबर मात्रा में हो सके। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एवं डाउनी मिल्ड्यू 2 रोग प्रमुखता से आते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में पत्ती में आपको सफ़ेद पाउडर के जो संरचना है वो दिखेगी। ये पाउडर धीरे धीरे पूरी पत्तियों में फैल जाता है, जिससे उपज में काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यदि किसान भाइयों को ये रोग दिखे तो सल्फेक्स 3 ग्राम मात्रा जो है प्रति लीटर की दर से इसका उपयोग करें, जिससे कि हम माहू एवं पाउडरी मिल्ड्यू दोनों रोग जो कि इसमें प्रमुखता से आते हैं उससे बचाव कर सकें तथा अच्छा उत्पादन किसान भाई इससे प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी वक्त हो रहा है मनोरंजन का, तो आइए गीत और संगीत का मजा लेते हैं। होत बिहनिया धरती मैया पहिरे सोनहाल मेरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। होत बिहनिया धरती मैया, होत बिहनिया धरती मैया पहिरे सोनहाल मेरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। माटी माँ जन्म धरे हम एला सरग बनाबो। ए माटी माँ जन्म धरे हम एला सरग बनाबो। एक दूसरे के पीरा बांट के सुगर जिंदगी बहाबो। एक दूसरे के पीरा बांट के सुगर जिंदगी बहाबो। गाँव गाँव हर पपरित हो गए हो। गाँव हरी पबरित हो गए यह काशी मथुरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी महू माँ के धान कटोरा। यह के माटी पारस बन के उगले हीरा मोती। यह की माटी पारस बन के उगले हीरा मोती। मुकुट सजे है ये भुइया
के आके देखो भिलाई। मुकुट सजे है ये भुइया के जाके देखो भिलाई। महानदी और पापैरी हो, महानदी और पापैरी इंद्रावती के लहरा। छत्तीसगढ़ के माटी में हो महके धान कटोरा। छत्तीसगढ़ के माटी में हो महके धान कटोरा। होत बिहनिया धरती मैया, होत बिहनिया धरती मैया, पैरे सुनहा लुगरा। छत्तीसगढ़ के माटी में हो महके धान कटोरा। 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 तो किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी प्राप्त की कि सरसों की उन्नत खेती हमें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से की जानी चाहिए। आप इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए सरसों की भरपूर पैदावार करेंगे, अच्छी उपज लेकर के अच्छा लाभ कमाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर आपसे नई जानकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।